हमने पिछले एपिसोड में देखा एनी को, जिसका इंट्रो काफी सिंपल था। पहले हमें वो एक छोटी सी लड़की के रूप में दिखती है जो अपनी बीमार माँ का ख्याल रख रही होती है। फिर पता चलता है कि उसकी माँ की मौत ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अपनी माँ को बचा ना पाने का दर्द ही उसका मेन रीजन बना डॉक्टर बनने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एनी ने अपने ट्रॉमा को कभी प्रॉपरली डील नहीं किया। माँ के साथ रहना, उनकी सफरिंग देखना और फिर अचानक उन्हें खो देना, ये सब उसके अंदर दब गया। इसी वजह से उसे मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उसे मेड स्कूल छोड़ना पड़ा और डॉक्टर बनने का सपना रुक गया। बाद में वो ग्रेसलैंड में टूर गाइड बन गई। जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ, एनी ने ग्रेसलैंड में ही पनाह ले लिया गेल के साथ। बदकिस्मती से गेल अपने पैर के जख्म की वजह से सरवाइव नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। लेकिन एनी ने हिम्मत नहीं हारी, वो वहाँ सरवाइव करती रही। लगभग 2 साल बाद एनी की मुलाकात लिंक और उसकी टीम से होती है। वो लोग कोलोराडो के एक अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जा रहे हैं और लिंक चाहता है कि एनी भी उनके साथ चले। लेकिन तब तक एनी को एक तरह का एगोराफोबिया हो चुका था, मतलब उसे खुली जगह और बाहर निकलने से डर लगता था। इसी डर की वजह से वो ग्रेसलैंड छोड़कर उनके साथ नहीं जा पाई। तो लिंक और उसकी क्रू वहां चले गए, एनी को वहीं छोड़कर। 9 महीने बाद रिवील होता है कि एनी माँ बनने वाली है। इसी दौरान ग्रेसलैंड के पास एक प्लेन क्रैश हो जाता है। जब एनी वहां चेक करने जाती है तो उसे मलबे में जेवियर मिलता है। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। एनी की कहानी जहां सिंपल और सीधी थी, वहीं पैराडाइज सीजन 2 में जेवियर की एंट्री बिल्कुल उलट स्टाइल में दिखाई गई है, नॉन लीनियर तरीके से। मतलब कहानी सीधी टाइमलाइन में नहीं चलती। एक तरफ हमें 2000 का वक्त दिखाया जाता है जहां जेवियर और टेरी की क्यूट सी फर्स्ट मीटिंग होती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइमलाइन चल रही है जहां प्लेन क्रैश के बाद जेवियर कुछ दोस्तों और दुश्मनों से टकरा रहा है। 2004 में जेवियर को यूएस सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग के दौरान घुटने में गहरी चोट लग गई थी। उसकी सर्जरी हुई और रिकवरी के लिए उसे डॉर्मिटोरी में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। वहां जेवियर का एक फनी साइड देखने को मिलता है। उसे हॉस्पिटल में जो जेलो दिया गया था उसका फ्लेवर उसे बिल्कुल पसंद नहीं और वो इतना कंप्लेन कर रहा था कि सब इरिटेट हो गए। वहीं पर टेरी भी अपनी सर्जरी का वेट कर रही होती है। जेवियर की नॉनस्टॉप बकवास से परेशान होकर टेरी अपना जेलो उसे दे देती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। नॉर्मल इंसान शायद नर्स से कहता कि मुझे जल्दी डिस्चार्ज करो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। पर जेवियर उल्टा करता है। उसे टेरी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो डिसाइड करता है कि वो अपना स्टे थोड़ा और एक्सटेंड करे, सिर्फ टेरी को और जानने के लिए। नर्स को लगता है कि जेवियर का टेरी को इम्प्रेस करना मुश्किल है, फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है, बस थोड़ा ड्रामा देखने के लिए। तो यहाँ से जेवियर और टेरी की कहानी शुरू होती है, थोड़ी ऑकवर्ड, थोड़ी फनी और थोड़ी फिल्मी। अब आगे चलकर ये पास्ट का ट्रैक कैसे कनेक्ट होता है उस क्रैश लैंडिंग साइट से, देखेंगे। खैर, जेवियर धीरे धीरे टेरी के बारे में काफी कुछ जान लेता है। उसे पता चलता है कि टेरी को बचपन से ही उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम थी और वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थी। वो सेल, मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही थी, मतलब हाईली एम्बिशियस, करियर फोकस्ड लड़की। जब जेवियर ने थोड़ा फैमिली प्लानिंग टाइप बात छेड़ दी, जैसे सेटल डाउन करने का आइडिया, टेरी ने सीधा क्लियर कर दिया कि अभी वो पॉसिबल नहीं है। उसका फोकस सिर्फ अपने ड्रीम जॉब पर है, जो उसे NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में चाहिए। उसके लिए करियर पहले, बाकी सब बाद में। फिर सर्जरी होती है और हालात सीरियस हो जाते हैं। सर्जरी के बाद टेरी को पेरी ऑपरेटिव विजुअल लॉस हो जाता है, मतलब ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की रोशनी कुछ वक्त के लिए चली जाती है। सर्जन कहता है कि ये टेम्परेरी है, लेकिन उस पल टेरी को लगता है कि उसके सारे सपने खत्म हो गए। यानी एक एम्बिशियस साइंटिस्ट जिसका फ्यूचर रिसर्च और लैब वर्क पर डिपेंड करता है, और उसके सामने अचानक अंधेरा ही अंधेरा। वो टूट सी जाती है। उस अंधेरे, लाचारी और बेबसी में उसे जेवियर की कंपनी चाहिए होती है। कम से कम वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, उसका दिमाग बिजी रख सकता था। और भाई, जेवियर तो बकबक मशीन है। वो फुल फॉर्म में आ गया, डिस्चार्ज हो चुका था, फिर भी हॉस्पिटल में ही रुक गया, सिर्फ इसलिए ताकि टेरी अकेला फील ना करे। वो उससे बातें करता, उसका मूड हल्का करता, उसका डर कम करता। धीरे धीरे टेरी की रोशनी वापस आ जाती है और जब उसने क्लियरली देखना शुरू किया तो उसने जेवियर को वही करते देखा जो वो हमेशा करता था। उसकी टेबल पर उसकी सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज करना, बिना बोले केयर दिखाना। उस मूवमेंट में टेरी को समझ आ गया कि ये बंदा सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा, ये जेन्युइनली उससे प्यार करता है। वर्ड से ज्यादा उसके एक्शंस बोल रहे थे। बस वही टर्निंग पॉइंट था। उनका सिर्फ बातों वाला फेज ऑफिशियली खत्म हो गया। अब हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है। हमें लग रहा था उसका प्लेन क्रैश हुआ क्योंकि उसकी आईसाइट कमजोर हो गई होगी, ये शायद फ्यूल खत्म हो गया हो।
या प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन तीनों ही गेस गलत थे। हमें दिखाया जाता है बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसे अचानक सिर दर्द हुआ, इतना तेज कि वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट हो गया और उसकी नाक से खून भी निकलने लगा। ये सीन बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे लिंक के साथ हुआ था जब वो एनी को कोलोराडो चलने के लिए मना रहा था। एक जैसा सिर दर्द, एक जैसा रिएक्शन। अब सबसे वियर्ड चीज, उस सिर दर्द के दौरान जेवियर को एक सेकंड के लिए लिंक का विजन जैसा कुछ दिखा। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली, जेवियर और लिंक पहले से एक दूसरे को जानते हैं। शायद वो इसी मिशन में साथ थे और जेवियर को उस वक्त वो याद आ रहा था। लेकिन ऑनेस्टली ये थ्योरी कमजोर लगती है। लिंक की बैक स्टोरी अगर सच है तो दोनों का मिलना मुश्किल लगता है। दूसरी, ये सिर्फ एडिटिंग का फॉरशैडोइंग है। हो सकता है मेकर्स बस ड्रामेटिक तरीके से हिंट दे रहे हों कि जेवियर और लिंक जल्दी मिलने वाले हैं। मतलब क्रिएटिव एडिटिंग, ज्यादा डीप साइफाई लॉजिक नहीं। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि रेडिएशन से अफेक्टेड एरियाज लोगों को फ्यूचर की झलक दे सकते हैं। मतलब जहाँ रेडिएशन ज्यादा है वहाँ जाने या एक्सपोज होने के बाद कुछ लोगों को फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं। इसलिए नाक से खून बहना, अचानक सिर दर्द, ब्लैकआउट, ये सब सिर्फ मेडिकल इशू नहीं हो सकते, बल्कि एक साइड इफेक्ट हो सकता है किसी हिडन सुपर पावर का। अगर ये थ्योरी सही निकली तो इसका मतलब होगा कि एपोक्लिप्स ने सिर्फ दुनिया बर्बाद नहीं की, बल्कि कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटीज भी दे दी हैं। अभी तक क्लियर जवाब नहीं मिला है, पर लगता है आने वाले एपिसोड्स में इस मिस्ट्री को और एक्सप्लोर किया जाए। ये शो इसी तरह का है, पहले कंफ्यूज करो, फिर धीरे धीरे पजल पीसेस फिट करो। सिर दर्द के बाद जेवियर ओलों की बारिश में फंस गया। बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी और इसी कियोस में उसका प्लेन क्रैश हो गया। वो जाकर एक पेड़ में अटक गया, यानी जेवियर उसमें फंस गया। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे दोबारा उसी घुटने में चोट लग जाती है, जिस वजह से उसका घुटना डिसलोकेट हो जाता है। याद है पहले जब ट्रेनिंग के टाइम उसका घुटना खराब हुआ था तो हॉस्पिटल, सर्जरी, डॉक्टर सब अवेलेबल थे। लेकिन अब पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया है, न हॉस्पिटल, न पेन किलर, न डॉक्टर, सिर्फ जंगल और खतरा। तो जेवियर खुद ही अपना घुटना ठीक करने का प्लान बनाता है, रस्सी की मदद से। ये प्रोसेस इतना पेनफुल होता है कि दर्द से वो चीखने वाला होता है, और अगर वो चीखता तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि क्रैश साइट के आसपास रेडर्स घूम रहे थे। अगर उन्होंने जेवियर को देख लिया तो सीधा मार देते। तभी एक छोटा सा बच्चा अचानक आ जाता है। वो जेवियर को चीखने से रोकता है। एक सेकंड के लिए लगता है कि ये बच्चा सेल्फिश निकलेगा, जैसे वो जेवियर का सारा सामान लेकर भाग जाएगा या उसे मरने के लिए छोड़ देगा। लेकिन ट्विस्ट, वो असल में जेवियर की हेल्प करता है। वो उसे रेडर से छुपाता है और फिर उसे एक बोट पर ले जाता है, जहां वो अपनी बहन और दोस्तों के साथ रहता है। थोड़ा सेटल होने के बाद जेवियर उस बच्चे से रस्सी मांगता है, क्योंकि घुटना ठीक करना है। वो बच्चों को वार्न करता है, मैं बहुत जोर से चीखूंगा, फिर शायद बेहोश हो जाऊं, और वो एग्जैक्टली वही करता है। सबसे स्मार्ट मूवमेंट, बच्चा इशारा करता है कि जब बादल गरजेंगे तब जेवियर चीखे, ताकि गरजने में उसकी आवाज दब जाए। प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब जेवियर होश में आता है, उसे पता चलता है कि उसके सेवियर का नाम डैनियल है। मतलब क्रैश के बाद का फर्स्ट अलाय मिल गया, एक अनएक्सपेक्टेड हीरो जो एक छोटा सा बच्चा निकला। ये सीन जेवियर को और ह्यूमन बना देता है। डैनियल और उसके दोस्त बोलते हैं कि ये लोग अरकांसस में हैं, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ग्रेसलैंड एक्चुअली मेम्फिस में है और मेम्फिस से अरकांसस बॉर्डर लगभग 2 घंटे दूर है ड्राइव के हिसाब से नॉर्मल वर्ल्ड में। अब पॉसिबल ये है कि बच्चे सही बोल रहे हों। एनी ने प्लेन क्रैश टेलीस्कोप से देखा था, फिर वो घोड़े पर बैठकर मेम्फिस से उस अननोन जगह तक गई। तो टेक्निकली अरकांसस पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है, बस एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली डैनियल और उसके दोस्तों को एग्जैक्ट ज्योग्राफी न पता हो तो भी उनकी गलती नहीं है। ये सिर्फ बच्चे हैं, 2-3 साल से एपोक्लिप्स सर्वाइव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सबसे अलग हो चुके हैं, ब्लडी वॉयलेंट दुनिया में जी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कौन मैप या स्टेट बॉर्डर्स याद रखेगा? जेवियर को ये बात समझ आती है। वो उनसे बहस नहीं करता, बल्कि उनके लिए हमदर्दी रखता है। फिर वो डैनियल से पूछता है, जब वो अपनी वाइफ को ढूंढ कर आएगा, क्या वो लोग उसके साथ कोलोराडो चलना चाहेंगे? ये इंटरेस्टिंग ऑफर है। एक तरफ कोलोराडो का मतलब हो सकता है सेफ, स्टेबल, थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ। दूसरी तरफ डैनियल और उसके दोस्त इतने टाइम से इधर उधर भटक रहे हैं, जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं कि शायद उन्हें वही नॉर्मल लगने लगा हो। कभी कभी इंसान को कियोस की इतनी आदत हो जाती है कि स्टेबिलिटी भी अजीब लगने लगती है। इसलिए डैनियल सीधा जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में 2 चीजें चल रही होंगी, सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम, कंफर्ट वर्सेस फैमिलियर स्ट्रगल। और ये कन्फ्लिक्ट ही इस सीन को इमोशनल बना देता है।
जेवियर खुद 2 बच्चों का बाप रह चुका है, लेकिन जब वो डैनियल और उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसे समझ आता है कि ये बच्चे एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं। एपोकलिप्स ने उन्हें नॉर्मल बच्चों से कुछ और ही बना दिया है, ज्यादा टफ, ज्यादा गार्डेड, ज्यादा मैच्योर। फिर भी एक छोटा सा ब्यूटीफुल मूवमेंट आता है। जब जेवियर डैनियल को जेम्स एंड द जायंट पीच की स्टोरी सुनाने लगता है तो डैनियल धीरे धीरे उसके कंधे पर सो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल बच्चे बेड टाइम स्टोरी सुनते वक्त सो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अंदर कहीं न कहीं अभी भी उनमें मासूमियत बाकी है। एपोकलिप्स ने सब कुछ नहीं छीना, लेकिन ऑब्वियसली पीस ज्यादा देर टिकती नहीं। जब जेवियर पैरामीटर चेक कर रहा होता है तब एक रेडर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। जेवियर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग फौरन एक्टिवेट हो जाती है, सर्वाइवल मोड ऑन, और वो रेडर को मार देता है। इस फाइटिंग की आवाज से बच्चे जग जाते हैं। जेवियर उन्हें समझाता है और फिर सब मिलकर टीम वर्क करते हैं, लाश छुपाते हैं और जेवियर को पैचअप भी करते हैं क्योंकि रेडर ने उसे चाकू मार दिया था। ये सीन दिखाता है कि बच्चे कितने प्रैक्टिकल और सख्त हो चुके हैं। अगले दिन जब जेवियर दोबारा होश में आता है वो शॉक हो जाता है, बच्चे गायब, उसका सारा सामान भी गायब। सिर्फ एक चीज छोड़ी गई होती है, प्रेस्ली और जेम्स की एक फोटोग्राफ और एक अपॉलजी नोट। नोट में हिंट मिलता है कि वो लोग उस सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट पर चले गए हैं जिसका डैनियल पहले मेंशन कर रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अकेले कोलोराडो चले गए हों। कुछ कहा नहीं जा सकता। जेवियर को उस जगह का कोई आइडिया नहीं, तो वो क्रैश साइट तक पहुंचता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। मतलब जिस बंदे ने उन्हें प्रोटेक्ट किया, स्टोरी सुनाई, ट्रस्ट बिल्ड किया, वही फिर से अकेला रह गया। एपिसोड के आखिर में पास्ट और प्रेजेंट टाइमलाइन फाइनली कनेक्ट हो जाती हैं। जेवियर क्रैश साइट पर एनी को बेहोश हालत में मिलता है। वो उसे अपने घोड़े पर बैठाती है और ग्रेसलैंड ले आती है। वहाँ एनी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करती है। वो जेवियर को पैचअप करती है और वेट करती है कि जब उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तब बात करेगी। जब जेवियर होश में आता है वो सीधा बोलता है कि उसे एटलांटा जाना है अपनी वाइफ टेरी को ढूंढने, और उसके बच्चे कोलोराडो के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हैं। ऑनेस्टली यहाँ मुझे लगा था कि एनी शायद जेवियर की हेल्प करेगी टेरी को ढूंढने में, फिर दोनों कोलोराडो जाएंगे, लेकिन एनी ने पूरा गेम ही रिवर्स कर दिया। वो सीधा ऑर्डर देती है, पहले मुझे कोलोराडो ले चलो। और ट्विस्ट ये है कि एनी ने जेवियर को हथकड़ी लगा रखी है, मतलब उसके पास चॉइस नहीं है। अब सिचुएशन थोड़ी मॉरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक साइड जेवियर है जो अपनी वाइफ और बच्चों तक पहुंचना चाहता है, टाइम उसके खिलाफ है, हर दिन इम्पोर्टेंट है। दूसरी साइड एनी है जो प्रेग्नेंट है लिंक के बेबी के साथ। उसके लिए भी कोलोराडो जाना लॉजिकल है क्योंकि वहाँ सेफ्टी और शायद लिंक भी हो। हमने पूरा सीजन जेवियर के साथ स्पेंड किया है तो नेचुरली हम उसकी साइड ले सकते हैं और एनी थोड़ी विलन टाइप जैसी लगती है। लेकिन अगर न्यूट्रल होकर देखें तो एनी भी गलत नहीं है, वो भी अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती है, वो भी एक माँ बनने वाली है। ये सिचुएशन हीरो वर्सेस विलन नहीं है, ये दो लोगों का क्लैश है जिनके पास अपनी अपनी अर्जेंट प्रायोरिटीज हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जेवियर क्या करेगा? क्या वो एनी को कन्विंस करेगा या फिर सिचुएशन और मेसी होने वाली है? देखेंगे एपिसोड 3 में। फिल्मी स्टोरी बॉक्स के साथ बने रहिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।